हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स पहले क्या चेंज हुए थे हम वो देखेंगे। हम इसमें वो स्टडी करेंगे। हम इसे स्टार्ट करते हैं। टेक अ लुक एट मैप्स 1 एंड 2। सबसे पहले कहते हैं कि मैप 1 एंड 2 देखें। मैप 1 एंड मैप 2। Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi। जो मैप 1 है वो 1154 CE में बनाया गया था। अरब जियोग्राफर थे जिनका नाम था अल इद्रिसी। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। इस वर्ल्ड जो मैप है इसमें इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जो शो किया गया है। मैप 2 was made in the 1720s by French cartographer। जो हमारा मैप 2 है ये जो है ये हमारा बनाया गया है 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। ओके, हमारे 2 मैप शो किए गए हैं। मैप 1 ये हमारा मैप 1 है जिसको बनाया गया है अरब जियोग्राफर अल इद्रिसी के द्वारा, और नीचे हमारा मैप 2 है जिसको बनाया गया है फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। मैप फर्स्ट, अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, पिंक बॉक्स देखिए। अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप drawn by the geographer Al-Idrisi in the 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea। जो ये मैप है जो जियोग्राफर अल इद्रिसी के द्वारा 12th सेंचुरी में बनाया गया है, इस मैप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को शो किया गया है फ्रॉम लैंड टू सी तक, पूरा इसमें डिटेल में दिखाया गया है। व्हाट इज़ अ कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर क्या होता है? पर्सन हु मेक्स मैप। कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप्स बनाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थू दे आर ऑफ द सेम एरिया। दोनों मैप्स डिफरेंट है देखने में, बल्कि जबकि उसमें जो एरिया वो सेम है। इन अल इद्रिसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडियन श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। अल इद्रिसी के मैप में अगर हम देखते हैं जो साउथ इंडिया है, जहाँ हम नॉर्थ इंडिया को देखते हैं, साउथ इंडिया आपको वही मिलेगा। एंड श्रीलंका जो है, श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप, और जो श्रीलंका है उसको इस मैप में टॉप पर दिखाया गया है। ओके, प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। जो इनमें जो नेम लिखे गए हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरेबिक लैंग्वेज में यहाँ पर जो है नाम इनके द्वारा लिखे गए हैं। Map 2 box, the subcontinent from the early 18th century Atlas Novio of Guillaume de Isle। जो ये इसमें सब कॉन्टिनेंट शो किया गया है अर्लियर 80th सेंचुरी के आसपास का। ओके, एटलस नोवियो ऑफ गुलियमे दे इसले, इसमें मैप में ये सब कॉन्टिनेंट इसमें हमें शो किया गया है। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ट इन द मैप एज कनौज। कहते हैं अगर मैप में देखोगे जो कनौज है, जो उत्तर प्रदेश का यूपी का जो पार्ट है कनौज, उसको मैप में उसके जो स्पेलिंग लिखे गए हैं वो कनौज क्यू से स्टार्ट करके लिखे गए हैं। मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। जो ये मैप 2 है ये मैप 1 के 600 ईयर्स बाद बना है। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। जो मतलब कि सब कॉन्टिनेंट का जो टाइम इंफॉर्मेशन है वो इसमें चेंज्ड है। दिस मैप सीम मोर फैमिलर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। ये जो मैप है इसको हम इजीली समझ सकते हैं, इसलिए इजीली अंडरस्टैंडिंग मैप है ये, और इसमें पूरा डिटेल्ड में दिया गया है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेज। ये जो मैप है जो हमारे यूरोपियन सेलर्स थे जो व्यापार करते थे, जो मर्चेंट से व्यापारी थे, वो अपने जब सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे तो इस मैप के द्वारा वो अपना रास्ता देखकर ट्रैवल करते थे। इन सब चीज़ों के बारे हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods। ये फैक्ट देखने को यहाँ पे मिलता है कि 2 पीरियड्स में 600 साल पहले का जो मैप 1 था, 600 साल का जो बस के बाद बना मैप 2 था, इनमें जो कार्टोग्राफी है जो यूज़ की गई है, साइंस ऑफ कार्टोग्राफी, वो दोनों में ही डिफरेंट यूज़ की गई है।
When historians read documents, maps, and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. जब historians ने ये सब documents, maps और text जो भी थे जो past से मिले उनको study किया तो उनको past के बारे में बहुत ज़्यादा information मिली. New and old terminologies. Next topic है हमारा, if the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि हमारा जैसे पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन जो हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली, जो उस टाइम लैंग्वेजेस थी टाइम टू टाइम वो भी चेंज होती थी. Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Historicals ने ये रिकॉर्ड किया कि पहले जो पुराना टाइम था तो बहुत तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती थी. मेडिवियल पर्सियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्सियन. जो पुराने ज़माने में पुराने टाइम में जो पर्सियन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो आज की पर्शियन लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट है. द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर आल्सो चेंज ओवर टाइम. डिफरेंस सिर्फ यही देखने को नहीं मिला कि सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी में ही डिफरेंस है, बल्कि जो मीनिंग्स वर्ड का पहले पुराने टाइम में होता था आज उन वर्ड्स का मीनिंग सेम नहीं है, उन वर्ड्स का मीनिंग कुछ और है. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक टर्म ले रहे हैं, वर्ड ले रहे हैं हिंदुस्तान. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया. आज हम हिंदुस्तान का मीनिंग समझते हैं इंडिया. द मॉडर्न नेशन स्टेट. When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraz, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. लेकिन हिंदुस्तान का मीनिंग जो हिंदुस्तान वर्ड 13th सेंचुरी में यूज़ किया गया था मिनहाज सीरज के दोबारा, जो क्रॉनिकर था उसने पर्शियन लैंग्वेज में इसका मीनिंग ये निकाला था कि हिंदुस्तान पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच की जो ज़मीन है उस एरिया को हिंदुस्तान बोला जाता है. ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान. वो मतलब जो ये हिंदुस्तान वर्ड था वो एक ज़मीन के लिए यूज़ करता था और वो दिल्ली सुल्तान था जो मतलब दिल्ली का जो एरिया था उसको भी इनके बीच में लेता था. द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया. धीरे धीरे इस जो टर्म का मीनिंग था इसका सल्तनत के बीच में चेंज होता गया. जो ये एरिया थे यहाँ पे सल्तनतें बनती गई बट कभी भी इस टर्म के अंदर हिंदुस्तान वर्ड के अंदर साउथ इंडिया को कवर नहीं किया गया. बाय कंट्रास्ट इन द अर्लियर 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी. लेकिन 16 हमने अभी पढ़ा कि 13th सेंचुरी में मिनहाज सीरज ने हिंदुस्तान पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के एरिया को बोला. लेकिन अब 16th सेंचुरी में बाबर ने इस वर्ड को यूज़ किया. अब हम देखते हैं बाबर इस वर्ड को यूज़ क्या कर रहा है. बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया. हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करके उसने जियोग्राफी को डिस्क्राइब किया. द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उसने सब कॉन्टिनेंट के जो फोना और जो कल्चर थे वहाँ के लोगों का उसको डिस्क्राइब किया. उसको डिस्क्राइब करने पे उसने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया. एज वेल वी विल सी लेटर इन द चैप्टर दिस वर सम वर्ड सिमिलर टू द वे ऑफ 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसराव यूज़ द वर्ड हिंद. अगर हम देखें 14th सेंचुरी में हमारे पास तो एक पोइट था अमीर खुसराव. हम इसके बारे में आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कौन था, कहाँ से आया था, कैसे. इसने वर्ड यूज़ किया था हिंद. While the idea of geographical and culture entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. अगर आज हम हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करते हैं इसमें कोई पॉलिटिकल नेशनल मीनिंग्स नहीं है. हिंदुस्तान का मीनिंग है इंडिया. लेकिन पुराने टाइम में हिंदुस्तान का मीनिंग कुछ और था जो हम डिस्कस कर चुके हैं. हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज़ बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. हिस्टोरियंस आज इन वर्ड्स को बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं क्योंकि इनके पास्ट में अगर देखे जाए मीनिंग्स डिफरेंट थे. टेक अस फॉर एग्जाम्पल सिंपल टर्म लाइक फॉरनर्स. इट इज़ एन यूज टूडे मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. जैसे एक सिंपल टर्म लेते हैं फॉरनर. हम फॉरनर आज उनको कहते हैं जो एक इंडियन नहीं है, जो बाहर किसी और मतलब आया हुआ है, जैसे अमेरिका या फिर कनाडा का जो भी आता है हम उनको फॉरनर्स कहते हैं. इन द मेडिवल पीरियड a foreigner was a stranger who appeared say in a given village, someone who was not a part of that society or culture.
मेडिवल पीरियड में, पहले पुराने टाइम में, फॉरनर वर्ड इसलिए उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो किसी के लिए स्ट्रेंज होता था, मतलब कोई किसी के गांव का नहीं रहने वाला था। जैसे कोई एक पर्सन एक विलेज से दूसरे विलेज में जा रहा है तो वहाँ उसको फॉरनर से देखा जाता था, फॉरनर नाम से बोला जाता था। जो उनकी सोसाइटी का, जो उनके कल्चर से रिलेट नहीं करता था, उनके कल्चर को फॉलो नहीं करता था, उनकी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता था, उन बंदों को फॉरनर्स कहा जाता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी। हिंदी में इसको परदेसी बोला जाता है, जो बाहर के लोग आते हैं उनको परदेसी बोला जाता है, और पर्शियन लैंग्वेज में इसको अजनबी वर्ड बोला जाता है। सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्ड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरनर। जैसे कोई सिटी ड्वेलर है, ओके, अगर उसको फॉरेस्ट ड्वेलर बोला जाए तो उसको फॉरनर तक बोला जाता था। बट टू पीजेंट्स लिविंग द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर्स टू ईच अदर। लेकिन अगर हम ये एग्जाम्पल ले कि सेम विलेज में अगर लोग रह रहे हैं तो वो एक दूसरे के लिए फॉरनर्स नहीं हैं। इवन तो दे मे हैव हैड अ डिफरेंट रिलीजियस कास्ट बैकग्राउंड्स, चाहे उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, चाहे उनका रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन उनको फॉरनर्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एक ही गांव में रह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and nature of their investigation. Historians ने बहुत तरह के sources ढूंढे, उनको study किया, past के बारे में पता लगाने के लिए investigate किया. Last year for example you read about the rulers of the Gupta dynasty and the हर्षवर्धना. Last year हमने कुछ रूलर्स के बारे में पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना के बारे में. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750. हम इस बुक में जो हमारे ईयर्स पढ़ेंगे 700 से 1750 के बीच में पढ़ेंगे, क्या था क्या नहीं, किसकी सल्तनत आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ था पास्ट में. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. आपने कभी नोटिस किया कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो सिर्फ एक ही सेम सोर्सेज पर स्टडी कर रहे हैं पास्ट को पता लगाने के लिए. वो सेम सोर्सेज कौन कौन से हैं? कॉइन, जो हमें पुराने टाइम के सिक्के मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं हमें, आर्किटेक्चर, वहाँ का जब पहले पुराने ज़माने में जैसा भी आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता था, बिल्डिंग्स या महल वगैरह बनाए जाते थे, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, जो उन्हें लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिले हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, वो इसी पर स्टडी कर पूरे पास्ट में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. लेकिन कई बार उन्हें किसी पीरियड के दौरान textual records हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें मिले हैं. They slowly displaced other type of available information. जो textual records मिलते हैं वो लास्ट जो पहले textual records मिलते हैं उनकी इंफॉर्मेशन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. Through this period, paper gradually became cheaper and मोर वाइडली अवेलेबल. इससे पता लगता है कि जो उस टाइम का पेपर था वो बहुत चीपर थे और मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मतलब कि पेपर थे वो अवेलेबल होते थे कि जिस पे ईजिली उन्होंने इतने ज़्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स लिखे हैं. हम पिंक बॉक्स स्टडी करते हैं, वैल्यू ऑफ पेपर. कंपेयर द फॉलोइंग. In the middle of the 30th century, a scholar wanted to copy a book, but he did not have enough paper, so he watched the writing of a manuscript. He did not want to write the paper and used it. 30th century के मिडल में ये था कि अगर स्कॉलर को एक बुक बनानी थी तो उसके पास इनफ पेपर नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखते थे, उसको वॉश कर देते थे, मिटा देते थे, उसको सुखाते थे पेपर को, फिर यूज़ करते थे. Century later, if you want some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it in for you the same paper. लेकिन आज आप देखें, अगर हम मार्केट जाते हैं कुछ खाना लेने, आज जो शॉपकीपर है वो हमें पेपर में खाना रैप करके देता है. हम लकी हैं कि आज हमारे पेपर की कमी नहीं है. ओके. People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of sons, petitions and judicial records and for registers of account and taxes. पहले लोग पेपर को यूज़ करते थे हॉली टेक्स्ट लिखने के लिए. रूलर्स के जो राजा थे उनके रूल्स वगैरह उस पर लिखे जाते थे, उनके जो शासन था उसके बारे में लिखा जाता था. संत थे जो उस टाइम के साधु संत थे, उनकी जो टीचिंग्स, जो वो सत्संग करते हैं, जो भी वो बोलते थे, टीचिंग जो भी वो सुनाते थे, उनके जो था
पॉइंट्स उनके उसमें नोट किए जाते थे। पेटिशन जुडिशल रिकॉर्ड्स, उस टाइम का शासन था, जो प्रशासन था, जिस टाइम के वहाँ पे रूल्स थे, जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए थे, सबको लिखा जाता था। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और उस टाइम के जो महल के खजाने के या कोई भी जो भी था हिसाब किताब, वो सब पेपर में लिखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि पहले लोग जो वेल्थी पीपल, जो थोड़े अमीर लोग थे, या रूलर्स, राजा थे, जो मोनेस्ट्रीज थे, या जो टेम्पल्स, मंदिर में ये साधु संतों द्वारा यूज़ किए जाते थे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, और उन्हें लाइब्रेरीज में रखा जाता था, संभाला जाता था। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस, बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के द्वारा जो हमारे हिस्टोरियंस हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है उन्होंने पास्ट के बारे में, लेकिन इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को समझना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस जो आज हमारे टाइम में नहीं यूज़ की सकती, उस टाइम के साइंस जो लैंग्वेजेस लेटर यूज़ किए जाते थे, उनको समझना बहुत डिफ़िकल्ट, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए। हम यहाँ साइड में राइट साइड में पढ़ते हैं आर्चिव। आर्चिव क्या होता है? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। आर्चिव एक ऐसी जगह होती है जो डॉक्यूमेंट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी एक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उनको स्टोर करके रखा जाता है। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चिव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन्स। आज के टाइम में भी गवर्नमेंट के आप देखो ऑफिस में आर्चिव्स बने हुए हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ वो अपने पुराने ओल्ड जो रिकॉर्ड्स हैं, या जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे वो उनको रखते हैं ताकि वहाँ पे सिक्योर रह सके, और हम किसी भी टाइम अगर हमें ज़रूरत है हम इजली वहाँ से जाके उनको ढूंढ के वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो सब्सक्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। आजकल तो है कि हम कोई चीज़ लिखते हैं, उसकी फ़ोटो कॉपी करनी हो तो हम प्रिंटिंग करवा लेते हैं। तो उस टाइम क्या होता था, जो स्क्राइब्स से अगर उनको उनकी कॉपी बनानी होती तो वो हाथ से ही लिखते थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड होमवर्क, यू वुड नो दैट इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर आज आपको कोई फ्रेंड बोल दे कि आपको उसका होमवर्क करना है, आपको पता है कि पहले आपने अपना होमवर्क किया, फ्रेंड का किया, इट्स नॉट अ सिंपल वर्क, वो सिंपल नहीं आपके लिए। सम टाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड हैंड राइटिंग्स एंड अ फोर्स टू गैस वॉट इज़ रिटन। कुछ टाइम ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि आज हम स्कूल नहीं गए, हमारा होमवर्क नहीं है, तो हम अपने फ्रेंड की नोटबुक लेकर आते हैं, तो हमें अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है और हमें ज़बरदस्ती समझना पड़ता है कि उसमें क्या लिखा गया है। एज अ रिजल्ट देयर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ फ्रेंड्स वर्क। कुछ ना कुछ आपके फ्रेंड के वर्क या आपके वर्क में बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग समवट सिमिलर। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का भी यही हाल है। एज सब्सक्राइब्स कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर। जो वो मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे तो कुछ चेंजेस किए गए उसमें, जैसे कुछ वर्ड था कुछ और लिखा, कुछ और उसकी जगह यूज़ किया गया, या सेंटेंस कुछ और लिखा गया। दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेशनल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इसमें देखा गया कि कुछ जो टेक्स्ट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट पाए गए। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऑथर टुडे। आज ये सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं जो आज इसको अंडरस्टैंड कर सकें, तो हिस्टोरियंस को बहुत डिफ़िकल्टी होती है इनको समझने में। We are totally depend upon the copies made by later subscribes. As a result, historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written. तो historians को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डिफ़िकल्टी आती है कि आखिर में जो राइटर है वो जो उसने मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे हैं वो ओरिजिनली इसमें लिखा क्या गया है। ऑन ओकेशंस, इसमें पिंक बॉक्स पढ़ते हैं। फिग फर्स्ट, अ पेंटिंग ऑफ ए स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ ए मैन्यूस्क्रिप्ट। ये एक स्क्राइब आपको शो किया गया है जो मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी लिख रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा गया उसको कॉपी कर रहा है वो दूसरी कॉपी में। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर 7.1 सेंटीमीटर इन साइज। ये पेंटिंग है जो 10.5 सेंटीमीटर 7.1 सेंटीमीटर में है साइज में। बिकॉज ऑफ इट साइज इज कॉल्ड अ मिनिएचर। इसका जो साइज है साइज को मिनिएचर साइज बोला जाता है। मिनिएचर पेंटिंग्स वर समटाइम यूज टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। इनको कई बार यूज़ किया जाता है जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट से उनके टेक्स्ट को पहचानने के लिए। दे वर सो ब्यूटीफुल दैट लेटर कलेक्टर्स ऑफन टुक द मैन्यूस्क्रिप्ट अपार्ट एंड सोल्ड जस्ट द मिनिएचर्स। ये मतलब बहुत देखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो इनकी कॉपीज़ हैं इनको बेचा भी जाता था उस टाइम मिनिएचर्स बना के इनके छोटे छोटे। ओके,
अब यहाँ पे ये देख सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस शो की गई हैं जिनको समझना बहुत डिफिकल्ट है हमारे हिस्टोरियंस के लिए। Fig to different kind of handwriting could make the reading of a Persian or Arabic difficult. The Nastaliq style on the left is cursive and easy to read. The Shikaste on the right is denser and more difficult. जो लेफ्ट वाली साइड ये दिखाए गए हैं, जो ये लैंग्वेज है, नस्लिक लैंग्वेज है, ये इजी है रीड करने में। और जो ये राइट साइड पे दिखाई गई है, ये हमारी शिकास्ते है जो डेंसर और बहुत डिफ़िकल्ट है इसको समझना। On occasion, authors revise their chronicle at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. 14th century में एक क्रॉनिकल था जियाउद्दीन बरानी, उसने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल उसने 1356 में लिखा था, और जो उसका सेकंड क्रॉनिकल था वो उसके 2 साल बाद लिखा गया था। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collection. ये दोनों ही जो क्रॉनिकल है देखने में बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्हें फर्स्ट वर्जन का 1960 तक पता ही नहीं चला था कि कहाँ पर है, क्योंकि लाइब्रेरी में इतनी ज़्यादा कलेक्शंस थी, वो उसमें कहीं ना कहीं गुम था और ढूंढने में उसको बहुत डिफ़िकल्टी हुई। आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। आपको अगर यहाँ तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर दे दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।